वांग यी, महाप्रबंधक किन, मैं रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ये गाना गाना होगा। पास बैठे ली कियान की खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इस आदमी की किस्मत कैसी है। उसने कहा था कि वह जा रहा है, लेकिन बॉस फिर भी उसे रुकने देने को तैयार था, और उसे इतनी ऊंची कीमत की पेशकश की गई थी। हालांकि उसने राजेश कुमार के फ़ोन पर क्या लिखा था यह नहीं देखा था, फिर भी वांग यी को इतना उत्साहित करने और उसे रुकने के लिए तैयार करने के लिए यह ज़रूर कोई असाधारण बात रही होगी। राजेश कुमार ने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, ये वैसे भी आपके लिए ही बनाया गया था। अगर आप नहीं रुके तो मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। वांग यी, दूसरे गानों के लिए भी मैं चाहता हूं कि चुनने में प्राथमिकता मिले। राजेश कुमार, ये संभव नहीं है। मैं आपको सारे गाने दे दूंगा, लेकिन कौन से गाने मैं खुद तय करूंगा। मैं आपकी विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त गाने चुनूंगा। वांग यी कुछ देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मान गया। वह खड़ा हुआ और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। ठीक है महाप्रबंधक किन, तो आपके साथ काम करके खुशी होगी। राजेश कुमार ने हल्के से अपना हाथ अपने हाथ पर रखा। अचानक उसे अपनी पिछली जिंदगी के एक नाटक की एक क्लासिक लाइन याद आ गई। उसने कहा, मुझे अब भी आप जैसे थे वैसे ही पसंद हैं। उसी पर वापस लौट जाए। वांग यी एक पल के लिए ठिठक गया, फिर सम्मानपूर्वक बोला, महाप्रबंधक किन, मेरी हिम्मत नहीं होगी। अभी मेरी यही गलती थी। आज से कंपनी मेरा घर है। आप जहां भी इशारा करेंगे मैं वहां जाऊंगा। राजेश कुमार उसके अजीबोगरीब अंदाज से खुश हुए। यह जरूरी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी मदद यही है कि आप समय पर आते जाते हैं और ओवरटाइम नहीं करते। वांग यी ने सोचा कि यह बॉस की तरफ से एक परीक्षा है, और उसने अपना काम जारी रखा। महाप्रबंधक किन, निश्चिंत रहें, मैं पूरी लगन से गाने का अभ्यास करूंगा और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब तक चांद सो नहीं जाता मैं नहीं सोऊंगा। राजेश कुमार, यह जरूरी नहीं है। राजेश कुमार गंभीर होने लगे। अपने अंकों के लिए, सिस्टम के काम जल्दी पूरे करने के लिए और जल्द से जल्द सभी से ओवरटाइम न करवाने के लिए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं बहुत गंभीर हूँ। ओवरटाइम मत करो। मेरा मानना है कि जब अधिग्रहण हुआ था तब तुम्हारे बॉस को तुम्हें पूरी तरह से सूचित कर देना चाहिए था, है ना? हालांकि वांग यी को इस बारे में पता नहीं था, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। राजेश कुमार ने इधर उधर देखा और बाकी लोगों से कहा, तुम सब पर भी यही लागू होता है, ओवरटाइम मत करो। सबने जवाब दिया, समझ गया महाप्रबंधक किन। समझ गया महाप्रबंधक किन। ठीक है महाप्रबंधक किन। ... उनके लिए इतनी अच्छी बात के साथ वे सहमत क्यों नहीं होंगे? ये कंपनी बॉस की है, उनकी नहीं। कौन अपनी सही समझ से कंपनी में ओवरटाइम काम करना चाहेगा? राजेश कुमार ने अपने पीछे झाओ कियान से भी कहा, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आपसे शुरू करके ऊपर से नीचे तक आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इस कंपनी में कोई भी ओवरटाइम न करे, समझे? झाओ कियान ने झट से सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतनी बड़ी बात अभी अभी हुई थी, इसलिए उसने राजेश कुमार को जल्दी से आश्वस्त किया, इस डर से कि कहीं वह उसकी प्रबंधन क्षमता पर शक न कर दे। राजेश कुमार ने अपना खाका बताना शुरू किया। यह मोटे तौर पर कुछ इस तरह है, मैं एक संगीत विविधता शो बनाने की योजना बना रहा हूं, जिसमें कई मेंटर ढूंढने होंगे जो फिर लोगों को चुनेंगे और भर्ती करेंगे। प्रतियोगियों का ऑडिशन लेना होगा, शो में गाना होगा, और मेंटरों को पहले से पता नहीं होगा कि प्रतिभागी कौन है। वे मंच से दूर मुंह करके खड़े होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि प्रतियोगी कैसे दिखते हैं, सिर्फ संगीत के आधार पर चयन करेंगे। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हारे लिए गाने खुद तैयार करूंगा। तुम्हें बस इस मंच पर गाना है और एक गाने से मशहूर होने की कोशिश करनी है। ये बातें मोटे तौर पर समझाने के बाद राजेश कुमार ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे कोई और सवाल हैं? ली कियान ने उत्साह से कहा, महाप्रबंधक किन, क्या मेरा भी कोई गाना होगा? राजेश कुमार, हाँ, सबको मिलेगा। तुम मशहूर होगे या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। हम कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, गुरु पूरी तरह से खुद ही फैसला करेंगे। अगर कोई तुम्हें नहीं चुनता तो कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी लोग डरे हुए, कुछ हद तक सामाजिक रूप से चिंतित लग रहे थे और राजेश कुमार की मौजूदगी में ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। राजेश कुमार खड़े हुए और झाओ कियान से कहा, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें बाद में गाने भेज दूंगा। अगर कोई बात तुम्हें समझ नहीं आती तो सीधे भार्गव के पास जाओ और उससे काम करवा लो। झाओ कियान, हाँ महाप्रबंधक किन, ये धनराशि भी काफ़ी होनी चाहिए। क्या हमें महाप्रबंधक जी से भी इसे संभालने के लिए कहना चाहिए? राजेश कुमार ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, सीधे उनके पास जाओ। ये सब तय करने के बाद राजेश कुमार ने आगे की बातों पर उनकी बात सुनने की योजना नहीं बनाई। बॉस होने के नाते उन्होंने समस्या रखी और बाकी काम दूसरे लोग संभाल सकते थे। वांग यी ने देखा कि वह जाने वाले हैं और थोड़ा घबराकर बोले, महाप्रबंधक किन, क्या मैं आपकी क्यू चेक जोड़ सकता हूँ? अरे नहीं महाप्रबंधक किन, मेरा कोई और मतलब नहीं था।
मैं बस गीत के बोल फिर से देखना चाहता था। मैंने अभी अभी उनमें से केवल एक हिस्सा ही देखा है और मुझे सब कुछ याद नहीं है। लिकियान ने घृणा से उसकी ओर देखा और सोचा, ये फिर से शुरू हो गया। ये इंसान हमेशा ऐसा ही दिखावा करता है, बस अब बहुत हो गया। राजेश कुमार मुस्कुराए। उस युवक ने लापरवाही से अपना फ़ोन निकाला और अपना निजी पेज खोला। मुझे ऐड कर लो। वांग यी ने उत्साह से अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया, उसे उठाया और कोड स्कैन किया। जनरल मैनेजर किन, मैंने आपको पहले ही ऐड कर लिया है। कृपया समय मिलने पर स्वीकार कर लेना। राजेश कुमार ने सिर हिलाया और फिर चले गए। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और उन्हें आसानी से गाने के बोल भेज दिए। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, थैंक यू बॉस। जेपीजी झुके हुए कार्टून कैरेक्टर का गिफ जिस पर थैंक यू बॉस लिखा था काफ़ी दिलचस्प था। उसे लगभग याद ही नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति जो पहले कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी बेतहाशा बातें कर रहा था वो कौन था, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत विनम्र था। क्या वो वाकई वही व्यक्ति थे? राजेश कुमार ने फिर भार्गव को ढूंढा और उसे एक संदेश भेजा। राजेश कुमार, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। झाओ कियान बाद में पैसे वगैरह के लिए आपके पास आएगा, उसके लिए मंजूरी ज़रूर देना। भार्गव भेजने के 1 सेकंड से भी कम समय में उसने उसे वापस ले लिया। भार्गव, ठीक है बॉस, निश्चिंत रहें, मैं संभाल लूंगा। राजेश कुमार ने अपने दोनों असंगत संदेशों को देखा और सिर हिलाए बिना दूसरा संदेश भेजा। राजेश कुमार, क्या कोई मुश्किल है? दूर अपने दफ्तर में बैठे भार्गव मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या कोई मुश्किल है? ये कैसा सवाल है? हो भी कैसे नहीं सकती। ये बॉस वाकई लोगों के लिए चीज़ें आसान नहीं बनाता। वह रोज़ाना गड़बड़ करता है, नहीं वह निवेश करता है, इस पल में, अगले पल में। अगर उन्होंने पहले कुछ पैसा नहीं कमाया होता तो वे उसे इस तरह पैसे बर्बाद करते कैसे देखते? उसने अपनी आंतरिक शिकायतों को दबाते हुए जवाब दिया, बॉस निश्चिंत रहें, मैं उन्हें दूर कर दूंगा। राजेश कुमार ने उसका जवाब देखा और संतोष से सिर हिलाया, ये सोचकर कि रोहन ने अपने पिछले जन्म में ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया। देखो कितना कुशल उत्तर था। इससे न केवल ये पता चलता था कि कुछ कठिनाइयां थीं, बल्कि उसका रवैया भी झलकता था। इसके विपरीत उसने अपने बॉस से पहले क्या कहा था, एक समस्या है, कोई समस्या नहीं। ये कैसे सीधे साधे जवाब थे। भार्गव, बॉस, क्या आप हाल ही में किसी नए गेम पर काम कर रहे हैं? राजेश कुमार, सच कहूं तो अगर भार्गव ने इसका जिक्र न किया होता तो वह इसे बहुत पहले ही भूल गया होता। भार्गव, बॉस, क्या आपके पास हाल ही में अपने उपन्यास के लिए कोई नया विचार है? पिछला उपन्यास अपडेट हो चुका है और पाठक आपसे एक नया उपन्यास देखने का आग्रह कर रहे हैं। राजेश कुमार, इस प्रश्न के साथ उन दोनों में बॉस वास्तव में कौन था? उसे ऐसा क्यों लगता था कि वह भार्गव के लिए काम कर रहा है? सच कहूं तो रोहन को उपन्यास भी याद नहीं है। वह नए व्यवसाय विकसित करने में बहुत व्यस्त था और विभिन्न उद्योगों को जल्द ही आज़ाद कराने की उम्मीद कर रहा था। भार्गव, लगता है वहाँ वाली चीज़ ने भी प्रगति कर ली है। उन्होंने मुझे एक संदेश भेजकर आपसे ये देखने के लिए कहा है कि आप कब वहाँ जाने के लिए फ्री होंगे। राजेश कुमार, सब कुछ एक साथ क्यों आ गया, न बहुत जल्दी न बहुत देर से। राजेश कुमार ने भावशून्यता से उत्तर दिया, अहम, कोई बड़ी बात नहीं। राजेश कुमार, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं। राजेश कुमार, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन जल्दी मत कीजिए। राजेश कुमार, मैं आपको ये चीज़ें बाद में भेज दूंगा। मैं अभी वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। उनसे कहिए कि वे खोजबीन करते रहें और जब मेरे पास समय होगा मैं चला जाऊंगा। भार्गव, ठीक है बॉस। भार्गव, कृपया भूलना मत, ठीक है। ये संदेश भेजने के बाद भार्गव जल्दी से ऑफलाइन हो गया, इस डर से कि राजेश कुमार उससे सवाल करेंगे। केवल राजेश कुमार ही बचा था, ऑफलाइन स्थिति को घूर रहा था, परेशान सा दिख रहा था। बहुत सी चीजें थीं जो की जा सकती थीं। उसके पिछले जन्म में मिहोयो का जेंशिन इम्पैक्ट था और प्लांट्स वीज ज़ॉम्बीज भी अच्छा था। वह रोहन की मेहनत बढ़ा सकता था और कुछ मुफ्त विज्ञापन चला सकता था। जस्टिस ऑनलाइन, डंजन फाइटर ऑनलाइन और पेपर ब्राइड, ग्रैनी और सोल सर्चिंग जैसे कुछ और यिन भयानक गेम भी शेड्यूल में शामिल किए जा सकते थे। उपन्यासों की बात करें तो इम्परफेक्ट वर्ल्ड, आई शैल सील द हेवंस, उसे एक और भी यिन भयानक उपन्यास लिखना चाहिए। पिछली बार वाले कब्रों पर छापा मारने वाले उपन्यास के अलावा जो थोड़ा सा मिलता जुलता था, रोहन ने ऐसा पहले कभी नहीं लिखा था। पाठक उसे दिन ब दिन उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस लहर से उन्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए, है ना? अगर यह उपन्यास प्रकाशित होता तो क्या वे अब भी उसे उकसाने के लिए उसके पीछे पड़े रहते? ये गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट होगा। इस किताब के बारे में सोचते हुए उसे अचानक याद आया कि उपन्यास वेबसाइट पर अभी तक ऑडियो बुक नहीं है ना? उसकी मुस्कान धीरे धीरे टेढ़ी हो गई। ऐसे उपन्यास को सिर्फ पढ़ना ही क्या काफ़ी होगा? उसे इसे ठीक से सुनने के लिए कुछ यिन भयानक संगीत और यिन भयानक ध्वनियाँ मिलानी चाहिए थीं।
इसे रात के 12 बजे बजाना सबसे अच्छा था। कहते ही काम हो गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और भार्गव को ढेर सारे मैसेज भेजने शुरू कर दिए, कहीं रोहन उन्हें देख न ले। राजेश कुमार, क्या तुम वहाँ हो? राजेश कुमार, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसे देखते ही जवाब देना। राजेश कुमार, उपन्यास वेबसाइट के लिए आइए एक ऑडियो बुक सॉफ्टवेयर पर सहयोग करें। हम पढ़ने के लिए आए आवाज़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं और लोकप्रिय किताबों के लिए हम पेशेवर आवाज़ अभिनेताओं को ला सकते हैं। राजेश कुमार, आप विशिष्ट विवरण की व्यवस्था करें। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। राजेश कुमार, आप हमारी 9वीं कंपनी की रीढ़ हैं, आप हमारी कंपनी का भविष्य हैं। राजेश कुमार, मैंने मूल रूप से सभी खेलों और उपन्यासों के बारे में सोचा है। मैं आपको बाद में खेल भेजूंगा और मैं उपन्यास सीधे अपने संपादक को भेजूंगा। राजेश कुमार, बिल्कुल, ऑडियो बुक सॉफ्टवेयर करना बिल्कुल न भूलें। मेरा नया उपन्यास वहाँ ऑडियो बुक के साथ सिंक्रनाइज होना चाहिए। इस तरह पाठकों को यह और भी पसंद आ सकता है। राजेश कुमार, मैं देख रहा हूँ कि मनोरंजन कंपनी में अभी केवल गायक हैं। आपको कुछ ऐसे अभिनेताओं को साइन करना चाहिए जो बाद में अभिनय कर सकें। मेरे द्वारा लिखे गए कई उपन्यासों को बर्बाद न करें, साथ ही उपन्यास वेबसाइट पर उपयुक्त उपन्यास भी। बाद में अगर कोई उपयुक्त अवसर मिला तो हम उपन्यासों को सीधे टीवी सीरीज में रूपांतरित कर सकते हैं। राजेश कुमार, बेशक, अभी कोई जल्दी नहीं है। आप लोगों को साइन करने से पहले संगीत के विविध कार्यक्रमों के लोकप्रिय होने तक इंतजार कर सकते हैं, तब काम करना आसान हो जाएगा। उपन्यासों के लिए हमें उन सभी पर फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्लासिक उपन्यास चुनें। बाकी के लिए अगर कोई कंपनी उन्हें खरीदने को तैयार है तो हम उन्हें कॉपीराइट बेच सकते हैं और उन्हें फिल्म बनाने दे सकते हैं। राजेश कुमार, करो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। ये संदेश भेजने के बाद राजेश कुमार ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने सिस्टम पैनल खोला और ड्रॉ के एक नए दौर की तैयारी शुरू कर दी। जब संदेह हो तो एक पुरस्कार निकालें, हमेशा एक समाधान होगा। लाल खजाना बॉक्स 666, नारंगी खजाना बॉक्स 400, पीला खजाना बॉक्स 333, हरा खजाना बॉक्स 100, सियान खजाना बॉक्स 20, सिस्टम 100 नारंगी खजाने के बक्से खोलें। डिंग टिल्ड प्राप्त हुआ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिंग टिल्ड खुल रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिंग, ऑरेंज कीबोर्ड प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई, तारांकन 20। डिंग, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। 60 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, ऑरेंज, तारांकन 20 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। ये बहुत कम हो गया है ना? राजेश कुमार ने अपने द्वारा खोले गए आइटमों को देखा और असहाय होकर सिस्टम से शिकायत की। आपके संरक्षण के लिए इनमें से अधिक धन्यवाद क्यों थे? ये केवल 20-30% हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये वास्तव में 60% से बाहर आने की हिम्मत करता है। ये सिस्टम थोड़ा अंधेरा है। राजेश कुमार ने कुछ असंतोष के साथ पूछा, सिस्टम, हाल ही में आपके साथ क्या गलत है? क्या आप काम नहीं कर रहे हैं? आपके संरक्षण के लिए इतने सारे धन्यवाद क्यों हैं? सिस्टम से एक यांत्रिक आवाज आई, होस्ट, आप क्या कह रहे हैं? मैं काफ़ी समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया इसे दोहराएं। राजेश कुमार, हाल ही में जीतने की दर इतनी कम क्यों है? कृपया बेझिझक इसका इस्तेमाल करें। राजेश कुमार, ठीक है, ये सिस्टम फिर से काम करना बंद कर रहा था, अब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त रोबोट की तरह काम कर रहा था। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। वह खजाने के बक्से खोलना जारी रख सकता था। उसने देखने के लिए कुछ पीले वाले खोले, नारंगी वाले ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लग रहे थे। सिस्टम, 200 और नारंगी खजाने के बक्से खोलो। उसने मन ही मन प्रार्थना की, कृपया उसे कुछ दे दो जिसकी उसे हाल ही में ज़रूरत थी। उसका छोटा सा भाग्य इसी पर निर्भर था। डिंग, पीला कीबोर्ड, तारांकन 10 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, तारांकन 120 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। राजेश कुमार, यह आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। वह वास्तव में कुछ नहीं कहना चाहता था। वह वास्तव में चाहता था कि यह अस्तित्व में न हो। डिंग, केले, तारांकन 44 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, 1 मिलियन कार्ड्स, तारांकन 2 की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, अपूर्ण दुनिया प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, आई शैल सील द हेवेंस प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। एम्मा, ये दो चीज़ें काफ़ी दिलचस्प थीं, बिल्कुल वही जो उसे चाहिए था। हालांकि इस बार आपके संरक्षण के लिए थोड़ा और धन्यवाद था, फिर भी यह इनाम कुछ हद तक विश्वसनीय था। डिंग, घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, गेम डिज़ाइन गिफ्ट पैक प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, येलो जैकेट, तारांकन 10 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। ये सिर्फ सामान्य रूप से बेतुका ही नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था की देन लगातार कमज़ोर होती जा रही है। खैर, वह कुछ भी नहीं बदल सकता।
उसे पहले ये देखना चाहिए कि गेम डिज़ाइन गिफ्ट पैक में क्या था। राजेश कुमार, सिस्टम, गेम डिज़ाइन गिफ्ट पैक खोलें। ठीक है होस्ट, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। राजेश कुमार को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तभी सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको जेंशिन इम्पैक्ट के लिए गेम डिज़ाइन ड्राफ्ट मिल गया है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको ग्रैनी के लिए गेम डिज़ाइन ड्राफ्ट मिल गया है। ये सुनकर राजेश कुमार की आंखें चमक उठीं। ये गेम काफ़ी अच्छे थे, खासकर ग्रैनी गेम और घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट गेम, जिसे वह जल्द ही रिलीज करने वाला था। ये संयोजन एकदम सही था। हालांकि सिस्टम की जीत की दर कम थी, लेकिन उसने जो चीज़ें जीती वे सब काफ़ी अच्छी थीं, बिल्कुल वही जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिस्टम की बात यांत्रिक हो तो कोई बात नहीं, लगता है इसके अपने फ़ायदे हैं। सिस्टम का व्यस्त स्वर जारी रहा और उपहार पैकेज की सामग्री एक एक करके गिनाई गई। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको यशुहान के लिए गेम डिज़ाइन ड्राफ्ट मिल गया है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको डंगॉन फाइटर ऑनलाइन के लिए गेम डिज़ाइन ड्राफ्ट मिल गया है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको पेपर ब्राइड के लिए गेम डिज़ाइन ड्राफ्ट मिल गया है। डॉट 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 ये सब बताने के बाद सिस्टम की आवाज़ बंद हो गई और आगे कुछ नहीं कहा। राजेश कुमार थोड़ा उलझन में था। बस इतना ही, जो चीज़ें उसे चाहिए थीं वे अभी तक नहीं निकली थीं। उसने मुंह खोला और पूछा, सिस्टम, बस इतना ही? सिस्टम का यांत्रिक उत्तर उसके मन से आया। जी हाँ मेज़बान, आपका भव्य उपहार पैकेज पूरी तरह से वितरित हो चुका है। अगली बार फिर से सिस्टम का उपयोग करने के लिए आपका स्वागत है। राजेश कुमार, उसे अचानक लगा कि इस पीढ़ी का सिस्टम सबसे खराब है। पिछली प्रणालियां ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा मानवीय थीं। ये सचमुच एक बनावटी बेवकूफ़ जैसा लगा। चून की पीले खजाने वाले बक्से में सिर्फ यही चीज़ें थीं, इसलिए राजेश कुमार के पास उच्च स्तरीय खजाने वाले बक्सों की ओर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल ये पैसे कमाने वाली चीज़ें मूल रूप से पर्याप्त थीं, लेकिन उसे लग रहा था कि फिलहाल उसके पास प्रतिभा की कमी है। अकेले भार्गव के साथ उसे लगा कि वह सामान्य रूप से थोड़ा ज़्यादा व्यस्त है। इसके अलावा भविष्य में वह सिर्फ ये उद्योग नहीं करेगा और भार्गव अकेले इसे संभाल नहीं पाएगा। नौवीं कंपनी के दफ्तर में आछू 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 भार्गव लगातार कई बार छींका। उसने नाक रगड़ते हुए सोचा, क्या कोई उसके बारे में सोच रहा है? क्या बॉस होगा? सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और क्यू चैट खोला। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, ये लगातार 10 से अधिक बार बजा। भार्गव, उसने हैरानी से अपने फ़ोन पर मैसेज देखे। उसके दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात थी, बॉस सचमुच उसे प्रोडक्शन टीम के गधे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, ये सही नहीं है। प्रोडक्शन टीम का गधा भी उतना व्यस्त नहीं होता जितना वो है। और उसने कहा कि रोहन ओवरटाइम को बढ़ावा नहीं देता, इतने काम में वो ओवरटाइम कैसे नहीं कर सकता। उसने हार मानकर फ़ोन करना शुरू कर दिया। दोस्ताना बातचीत शुरू कर दी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अच्छू, राजेश कुमार ने बेवजह जोर से चीख मारी। उसने अपनी नाक रगड़ी और अजीब तरह से कहा, क्या मुझे जुकाम हो गया है? रोहन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खजाने के डिब्बे खोलता रहा। उसने हरे खजाने के डिब्बे की तरफ देखा तक नहीं, सीधे सियान खजाने के डिब्बे की तरफ बढ़ गया। सिस्टम, 20 सियान खजाने के डिब्बे खोलो। ठीक है मेज़बान, ज़रा रुको। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको अपने संरक्षण के लिए 15 धन्यवाद मिले हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कितने? राजेश कुमार को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सिस्टम ने अभी आपके संरक्षण के लिए कितने धन्यवाद कहे? वह साफ क्यों नहीं सुन पा रहा था? क्या वह तलवार चलाने में कमज़ोर था या सिस्टम घमंडी हो रहा था? इतने ऊंचे खजाने के बक्से से वास्तव में आपके संरक्षण के लिए 15 धन्यवाद मिले। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको फिल्म ट्रायंगल की स्क्रिप्ट मिल गई है ना? ये तो कुछ खास लग रहा है। क्या सिस्टम उसे सक्रिय रूप से काम दे रहा है? डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको फिल्म आइडेंटिटी की स्क्रिप्ट मिल गई है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन की स्क्रिप्ट मिल गई है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने डायरेक्टर जीनियस तारांकन 1 प्राप्त किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। डायरेक्टर जीनियस, क्या यह उनके लिए फिल्म उद्योग के विकास की लय है? उनका संगीत विविधता शो भी ठीक से स्थापित नहीं हुआ था और सिस्टम पहले से ही उनके लिए फिल्मों की व्यवस्था कर रहा था। हालांकि ये स्वीकार्य था, यह एक दुर्लभ प्रतिभा वितरण था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने एक ककड़ी तारांकन 1 प्राप्त की है। राजेश कुमार, ठीक है। उन्होंने बहुत जल्दी प्रशंसा की। ये प्रणाली अभी भी बहुत अमानवीय थी। राजेश कुमार ने कुछ असहाय होकर पूछा, एक खीरा क्या कर सकता है? इसका क्या उपयोग है? होस्ट, नमस्ते। सिस्टम की जांच के अनुसार खीरे में त्वचा को सुंदर बनाने और पोषण देने, इसे हाइड्रेटेड रखने के प्रभाव होते हैं।
ये दिल की रक्षा भी कर सकता है। राजेश कुमार क्या ये सचमुच एक सियान खजाने के बक्से के लिए इतना औपचारिक है? एक खीरा निकालो और खाओ, राजेश कुमार ने निर्देश दिया। एक खीरा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी नहीं खाया हो। चूंकि वह खुला हुआ था इसलिए उसे खाने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक है मेज़बान, यह आपकी जेब में रखा है, कृपया जांच लें। राजेश कुमार ने अपनी जेब में हाथ डाला और अंदर कुछ सख्त, मोटा और बड़ा महसूस किया। राजेश कुमार ने अपना दाहिना हाथ जेब में डाला और वह चीज़ निकाल ली। उसका रंग खीरे जैसा ही था, बस उसका रंग नीला हो गया था, मानो जहरीला हो। उसने मुंह खोला, एक निवाला लेकर उसे चखने का इरादा किया। आखिरकार ये शरीर से निकला था तो ठीक ही होगा, है ना? आखिरकार इसने उसके नीले रंग के खजाने में से एक को बर्बाद कर दिया था। तभी कोई दौड़कर आया, उससे टकराया और लगभग उसे गिरा ही दिया। उसके हाथ में रखा खीरा भी जमीन पर गिर गया। राजेश कुमार ने गालियां देने और गालियां बकने के लिए मुंह खोला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उससे टकराने वाला व्यक्ति सीधे जमीन पर गिर पड़ा। राजेश कुमार हक्का बक्का रह गया। क्या ये कोई धोखेबाज था? अपने पिछले और इस जन्म में ऐसा पहली बार हुआ था। इस समय क्या उसे पहले सबूत इकट्ठा करने के लिए एक वीडियो नहीं बनाना चाहिए था ताकि फिरौती से बचा जा सके? आखिरकार पिछले जन्म में एक बुजुर्ग की मदद करने के मामले को देखते हुए वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। वह भी सोच ही रहा था कि जमीन पर पड़े व्यक्ति के मुंह से झाग निकलने लगा था। फिर से राजेश कुमार ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या हुआ है? सिस्टम विश्लेषण के अनुसार तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति के मुंह से झाग निकल रहा है, माथे पर पसीना आ रहा है और वह अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पकड़े हुए है। इस रूप रंग को देखकर लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। सिस्टम शांत दिख रहा था, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं, बिना किसी भावना के। राजेश कुमार ने इस पल राहत की सांस ली। तो क्या ये कोई घोटाला नहीं था? यह अच्छी बात है। राजेश कुमार, क्या इसका कोई इलाज है? बस उसे खीरा खिला दो, लगभग 1 मिनट बाद वह खुद ही जाग जाएगा। राजेश कुमार ने बगल में जमीन पर गिरी बड़ी सख्त चीज को देखा। उसे यह खिलाऊं? क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? राजेश कुमार, क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं इसे खिलाऊंगा तो यह चीज उसका दम घोंटकर नहीं मर जाएगी? नहीं, खीरा मुंह में पिघल जाता है और इसे सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है। राजेश कुमार ने एक पल सोचा और पूछा, सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसे बचा लेना चाहिए? सिस्टम सुझाव देता है कि तुम उसे बचा लो। यह है आपका डायरेक्टर जीनियस। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या डायरेक्टर जीनियस, जो सिस्टम अभी अभी खुला था, क्या उसे इस तरह से दिया गया था? ये तो कुछ और ही बात है। राजेश कुमार ने अब बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे खीरा उठाया, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। राजेश कुमार ने नीचे खड़े व्यक्ति की ओर देखा जो कांप रहा था और उसे लगा जैसे वह गिर पड़ेगा। वह संदेह से भरा हुआ था, सिस्टम, ये टूटा हुआ खीरा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह किसी की जान बचा सकता है? कुछ ही देर बाद जमीन पर पड़ा व्यक्ति भी जाग गया। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, थोड़ी मूर्खता के साथ। उसकी चेतना पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। वह जमीन पर पड़ा रहा, उठ नहीं पाया, मानो विचारों में खोया हुआ हो। बस डायरेक्टर जीनियस, अगर सिस्टम द्वारा पहले सुझाई गई प्रतिभा न होती, अगर उसे सड़क पर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता तो वह कभी यकीन नहीं करता कि यह व्यक्ति जीनियस हो सकता है। राजेश कुमार ने सिर हिलाया, बेबस होकर आगे बढ़ा और पूछा, भाई, क्या तुम ठीक हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर ऊपर देखा, फिर जल्दी से आंखें बंद कर लीं और धीरे से कुछ बुदबुदाया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब भ्रम है। राजेश कुमार के मन में कई सवालिया निशान थे। यदि इस व्यक्ति को सिस्टम ने नहीं भेजा होता तो वह मुड़कर चला जाता। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह सामान्य नहीं है। राजेश कुमार ने गहरी सांस ली और धैर्यपूर्वक कहा, भाई, जल्दी उठो, अब तुम ठीक हो। तुम अभी क्या करने की जल्दी में थे? तुमने मुझे लगभग गिरा ही दिया था। जब उस व्यक्ति ने ये सुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। राजेश कुमार को गौर से देखते हुए कहा, क्या मैंने अभी तुम्हें मारा था? राजेश कुमार, हाँ। व्यक्ति, क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने अभी तुम्हें मारा था? राजेश कुमार ने अवाक होकर कहा, मुझे यकीन है, क्या गड़बड़ है? व्यक्ति उत्साह से जमीन से उठा, बैठ गया, राजेश कुमार के पैर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और सीधे चिल्लाया, बॉस, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। आज से मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे शाश्वत बॉस हैं। राजेश कुमार, यह आदमी किस तरह का नाटक कर रहा था? राजेश कुमार ने बढ़ती हुई भीड़ को देखा जो सभी अजीब भावों से उन्हें घूर रहे थे। उनके पास उसे जल्दी से उठने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह व्यक्ति फुर्ती से जमीन से उठा, फिर अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, मानो डर रहा हो कि राजेश कुमार भाग जाएगा। आसपास के लोगों की निगाहें और भी अजीब हो गईं और वे अपने बगल वालों से फुसफुसाने लगे, इन्हें देखो, वह व्यक्ति अभी भी अपने हाथ में इतना बड़ा खरबूजा पकड़े हुए है, ये तो कुछ बात है।
आह, मैंने तुमसे क्या कहा था। तुम मुझ पर भरोसा करके सही थे, जरूर कुछ गड़बड़ है। दुनिया सचमुच पतित हो रही है और लोगों के दिल पहले जैसे नहीं रहे। ये युवा अब क्या कर रहे हैं? राजेश कुमार ने अपना गुस्सा दबाया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जल्दी से छोड़ दो। अगर कोई बात हो तो चलो थोड़ी देर किनारे बैठकर बातें करते हैं। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम जरूर भाग जाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगा। राजेश कुमार गुस्से के भाव से गर्जा, छोड़ दो। ये देखकर कि राजेश कुमार थोड़ा गुस्से में है, उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। तुम पहले भी कई बार भाग चुके हो। अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मुझे डर है कि तुम फिर से भाग जाओगे, बिल्कुल पहले की तरह। राजेश कुमार, क्या हम पहले मिले हैं? व्यक्ति, हकीकत में नहीं, ऐसा लगता है कि यह पहली बार है। लेकिन मैं अभी नहीं छोड़ना चाहता, मैंने पहले भी कई बार तुम्हें अपने सपनों में खोया है। राजेश कुमार उसके बढ़ते अपमानजनक वर्णन को सुन रहा था। क्या उसके अनुसार सिस्टम ने उसे उसके सपनों का प्रेमी बनाने की व्यवस्था की? ये कहानी थोड़ी बेतुकी थी। राजेश कुमार, अगर तुम जाने दोगे तो मैं भागूंगा नहीं। चलो पास की एक दुकान में बैठते हैं। आसपास बहुत सारे लोग हैं, बात करना उचित नहीं है। राजेश कुमार ने अपने चारों ओर बढ़ती भीड़ को देखा, उसका धैर्य वास्तव में अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। ये देखकर कि वह थोड़ा गुस्से में है, व्यक्ति ने अनिच्छा से उसका हाथ छोड़ दिया और कमजोर स्वर में कहा, गुस्सा मत करो, मैं जाने देता हूँ। पास में एक छोटी लड़की ने उत्साह से कहा, बहुत आसानी से भेजा जा सकता है, बहुत आसानी से भेजा जा सकता है। ... राजेश कुमार ने उसे खींच लिया और जल्दी से इस परेशान जगह से निकल गया। उसके कदम तेज और तेज होते जा रहे थे। भीड़ से दूर होने के बाद उसने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और अकेले आगे चल दिया। उसके पीछे वाला व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। राजेश कुमार ने पास की एक कॉफ़ी शॉप की ओर इशारा किया और कहा, क्या हम अंदर चलकर कुछ देर बात करें? जब उस व्यक्ति ने ये सुना, उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और उसने बार बार सिर हिलाकर कहा, ठीक है। कॉफ़ी शॉप के अंदर वे दोनों एक कोने में बैठ गए, प्रत्येक के सामने एक कप कॉफ़ी थी। राजेश कुमार ने अपना कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और पूछा, आपने अभी जो बातें कहीं, उनका क्या मतलब था? व्यक्ति उत्साहित होने लगा, जोश से बोला, आपको पता नहीं है कि मैं अभी कितना उत्साहित था। ये स्पष्ट था कि वह इतना उत्साहित था कि दूसरों को लगभग लगा कि वह बाहर आ गया है। व्यक्ति बड़बड़ाता रहा, जैसे ही मैंने अभी अपनी आंखें खोली, मैंने आपको देखा और मुझे लगा कि मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। मैं तो किसी से भविष्यवाणी करवाने के लिए मंदिर भी गया था और सबने कहा कि आप मेरे उपकारक हैं और सही समय आने पर आप प्रकट होंगे। इतने साल हो गए, मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊंगा और सच में मैं सचमुच बहुत उत्साहित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अभी मेरे व्यवहार के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। मुझे बस डर था कि आप भाग जाएंगे और फिर मैं आपको कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। राजेश कुमार, आप जो कह रहे हैं उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वह व्यक्ति, डरो मत, मेरा आपके प्रति कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल नहीं, निश्चिंत रहो। मुख्यतः यह मेरे दिल की बीमारी है, ये बहुत भयानक है। अस्पताल ने मुझे पहले ही मौत की सज़ा सुना दी थी। आपने मुझे जीने की उम्मीद दी थी। हर बार आप मुझे सपनों में बचाते थे। रुको, अभी जब मैं आपसे टकराया तो क्या मेरी दिल की बीमारी फिर से बिगड़ गई? राजेश कुमार ने चुपचाप सिर हिलाया। व्यक्ति और भी उत्साहित हो गया। हाँ, ये सही है, सपना बिल्कुल इसी दृश्य का था। और मेरी जेब में दवा कम नहीं लगती। आपने मुझे कैसे बचाया? मुझे लगता है कि अब मेरा दिल उतना असहज नहीं है। राजेश कुमार ने अपने दाहिने हाथ में खीरे को देखा। क्या ये चीज़ वास्तव में हृदय रोग का इलाज कर सकती है? राजेश कुमार ने थोड़े संदेह के साथ पूछा, सिस्टम, क्या ये चीज़ हृदय रोग का इलाज कर सकती है? मेजबान, कृपया इसे खाने में संकोच न करें। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। एक बार खाने के बाद बीमारी दूर हो जाएगी। राजेश कुमार, उसका सपना, क्या आपने इसमें हेरफेर किया? क्षमा करें मेजबान, ये खुलासा नहीं किया जा सकता। ... ठीक है, अगर इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है तो ऐसा लगता है कि... उस व्यक्ति ने देखा कि राजेश कुमार ने बोलना बंद कर दिया है और डरते हुए पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते? फिर मैं नहीं पूछूंगा। राजेश कुमार ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बस ये चीज़ मेरे हाथ में है, इसे खा लो। राजेश कुमार ने खीरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे उसे ले लिया और तुरंत चबाने लगा। क्रंच क्रंच, उसने उसे बड़े चाव से खाया, जिससे राजेश कुमार को भी थोड़ी भूख लगाई। उसने चुपके से सिस्टम स्पेस से एक संतरा निकाला और अपनी जेब से निकाला। राजेश कुमार ने जल्दी जल्दी खाना खाया और कुछ ही देर में खाना खत्म कर दिया। उसने सामने वाले की तरफ देखा, जिसने भी अभी अभी खीरे का आखिरी निवाला खाया था।
बॉस, ये खीरा वाकई लाजवाब है, ये वाकई लाजवाब है। राजेश कुमार का मुंह उस पल को याद करते हुए फड़क उठा जब खीरा जमीन पर गिरा था। ये वाकई लाजवाब था। दूसरा व्यक्ति सीधा बैठ गया और बोला, बॉस, मैं संक्षेप में अपना परिचय दूं। आपको मुझे जरूर स्वीकार करना चाहिए। मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। राजेश कुमार हैरान भाव से सुन रहा था। क्या आजकल सभी प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही बात करते हैं? राजेश कुमार के अजीब से चेहरे को देखकर दूसरे व्यक्ति को लगा कि रोहन को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने झट से अपनी बात रखी, बॉस, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बस मेरा शरीर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी ताकत वाकई ज़बरदस्त है। राजेश कुमार ने बिना कोई वादा किए अपने होंठ भींच लिए। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लग रहा था, फिर भी उसे सिस्टम की गुणवत्ता पर भरोसा था। आखिरकार उससे पहले 2 लोग जा चुके थे और उसने उनका बहुत आराम से इस्तेमाल किया था। बॉस, मेरा नाम वू बिंग है। मेरे परिवार ने मुझे ये नाम इस उम्मीद में दिया था कि मैं बीमारी से मुक्त जीवन जीऊंगा। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बचपन से ही दिल की बीमारी होगी और मेरा शरीर विकसित नहीं होगा। मैं हर 3 दिन में थोड़ा बेहोश हो जाता था और हर 5 दिन में बहुत ज़्यादा। मेरा परिवार मुझे कई डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं वैसे ही रहा। फिर मुझे नहीं पता कि यह किस दिन से शुरू हुआ, लेकिन मुझे अलग अलग परिस्थितियों में एक ही सपना आने लगा। इस बिंदु पर वो बिंग रुका और राजेश कुमार की ओर देखा। उसने आगे कहा, तुम्हें पता है कि आगे क्या हुआ? मेरे सपने में जो व्यक्ति था वह तुम थे। तुमने मेरे दिल की बीमारी ठीक कर दी और मुझे मेरे जीवन के शिखर पर पहुंचा दिया। अब मैं आखिरकार तुमसे हकीकत में मिल ही गया और मैं सचमुच बहुत खुश हूं। मुझे बचपन से ही टीवी ड्रामा बहुत पसंद हैं, मैं उन्हें देखता नहीं बल्कि बनाता था। जब मैं छोटा था और मेरे परिवार के पास थोड़े पैसे थे, तब मैंने भी इसमें हाथ आजमाया था और एक टीवी ड्रामा सफलतापूर्वक फिल्माया था। ये बस रुक रुक कर आता था और बीच बीच में मैं कई बार बेहोश हो जाता था, मेरे दिल की बीमारी की वजह से, समझ रहे हो? वह फिर रुका, उसका स्वर थोड़ा उदास था। तब से मैं कभी कभार उससे जुड़ी जानकारी पढ़ता रहा हूँ, लेकिन हमेशा चुपके से। मेरे परिवार को डर था कि मुझे इसकी लत लग जाएगी और कुछ हो जाएगा, इसलिए वे मुझे इससे जुड़ी किसी भी चीज़ को छूने नहीं देते थे। अब तुमसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे दिल की बीमारी ज़रूर ठीक कर सकते हो। बॉस, मेरा निर्देशन कौशल वाकई ज़बरदस्त है। हालांकि मैंने सिर्फ एक ही ड्रामा फिल्माया है, कृपया मुझ पर विश्वास करें। यदि आप मेरा उपयोग करेंगे तो मैं निश्चित रूप से हर नाटक को अच्छी तरह से फिल्माने में आपकी मदद करूंगा। राजेश कुमार उसे चिढ़ाने के इरादे से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं टीवी ड्रामा फिल्म बनाना चाहता हूँ? अगर मैं उस काम में नहीं हूँ तो क्या होगा? वो बिन दंग रह गया, मानो उसे राजेश कुमार से ऐसी बात की उम्मीद ही न हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, लेकिन मेरे सपनों में तो तुम मुझे हमेशा फिल्म देखने ले जाते थे। राजेश कुमार, तुम्हें उस सपने पर इतना यकीन है? वो बिन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक ही सपना इतनी बार देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। शायद यह एक तरह की उम्मीद थी, क्योंकि अस्पताल ने मुझे पहले ही मौत की सूचना दे दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे शक होने लगा। मुझे शक था कि क्या मैं तुमसे मिल पाऊंगा, क्या तुमसे मिलकर मैं सचमुच बच पाऊंगा, और क्या मैं तुमसे मिलने के दिन तक सचमुच टिक पाऊंगा। जितना ज़्यादा समय बीतता गया मेरे दिल में शक उतना ही बढ़ता गया और उम्मीद उतनी ही कम होती गई। अपने परिवार की रोज़ाना की चिंता देखकर कभी कभी मैं सोचता भी था कि काश मैं खुद ही इसे ख़त्म कर लेता। लेकिन मुझे डर था कि वे बहुत दुखी होंगे, इसलिए मैंने कभी मन नहीं बनाया और अब तक इसे टालता रहा। हालांकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैंने उस समय वह फैसला नहीं लिया जिससे मैं तुमसे सचमुच मिल पाया। पहले मुझे इस पर पूरा यकीन नहीं था, ये जीने की एक उम्मीद जैसा था। लेकिन अब जब मैं तुमसे मिला हूं, सचमुच तुमसे मिला हूं, तो मुझे पूरा यकीन है। मेरा मानना है कि अंधेरे में भी एक नियति होती है। इतने सालों तक इस बीमारी की वजह से मैं यह नहीं कर पाया, वह नहीं कर पाया। मैं बहुत सीमित रहा हूँ। अब जब मैं तुमसे मिला हूं और तुमने मुझे पहली बार बचाया है, तो मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ज़रूर ठीक कर सकते हो। मुझे आम लोगों की तरह रहने दोगे, अपने सपनों को पूरा करने दोगे और वो सब कुछ करने दोगे जो मैं करना चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर राजेश कुमार को उस उदासी और दमन का एहसास हुआ जो उसने इतने सालों तक सहा था। उसने बनावटी लापरवाही से कहा, क्या अब तुम वो नहीं कर पा रहे जो तुम करना चाहते हो? वू बिंग ने सिर झुकाकर उदास होकर कहा, मुझे डर है कि अब नहीं। अब जरा सी भी मेहनत करने पर बहुत थक जाता हूं और बेहोश होने जैसा महसूस होता है। दरअसल अभी जब मैं सड़क पर तुमसे टकराया था, तब से ही मैं जीने की हिम्मत खो चुका था। मैं दौड़कर जोरदार व्यायाम करके अपनी इस दयनीय जिंदगी का अंत करना चाहता था। राजेश कुमार उठे, उसके पास गए, उसके कंधे पर थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया, तुम्हें आगे देखना होगा। क्या तुम मुझसे अभी नहीं मिले?
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वू बिंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। राजेश कुमार मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? तुम बस फिल्मांकन पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे फैसलों में दखल नहीं दूंगा। संयोग से मेरे पास कुछ दिलचस्प फिल्मों की पटकथाएं हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? ये सुनकर वू बिंग की आंखें चमक उठीं और उसकी सारी निराशा गायब हो गई। उसे कुछ और याद आ गया और उसने निराशा के भाव से कहा, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? मेरी बीमारी, मुझे डर है, मैं सेट पर दिन में कई बार बेहोश हो जाऊंगा। हा हा हा। उसने खुद का मजाक उड़ाया। कौन सा निर्देशक जरा सी बात पर बेहोश हो जाता है? राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं और बैठे हैं, क्या आपको थकान महसूस हो रही है? क्या आपके दिल में कुछ गड़बड़ है? वू बिंग ने अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लिया। धप टिल्ड धप टिल्ड धप टिल्ड। उसका दिल बिना किसी तेजी के लगातार धड़क रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, लगता नहीं मैं बहुत थका हुआ हूं और कोई असहजता भी नहीं है। राजेश कुमार ने कहा, लो, तुमने खुद कहा था मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा उपकारक हूं, तो क्या मुझे तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करनी चाहिए? वरना मैं इस उपाधि पर खरा कैसे उतर पाता? वू बिंग उत्साह से अपनी सीट से उठे और बोले, बॉस, क्या ये सच है? क्या अब मैं सचमुच ठीक हूँ? क्या मेरा हृदय रोग फिर कभी नहीं बढ़ेगा? क्या मैं अब सचमुच एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता हूँ? क्या मैं भविष्य में सामान्य रूप से दौड़ भाग कर पाऊंगा? क्या मैं वो सब कुछ कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ? क्या मैं किसी फिल्म क्रू में शूटिंग के लिए जा सकता हूँ? राजेश कुमार ने धैर्यपूर्वक सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जाहिर है, जब तक आप चाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अस्पताल जाकर पूरी जांच करवा सकते हैं। अगर कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चूंकि सिस्टम ने ऐसा कहा है तो ये ठीक ही होगा। ये सियान खजाने के डिब्बे से खोला गया था और सियान खजाने के डिब्बों की प्राप्ति दर बहुत कम है। अगर खीरे का यह असर है तो क्या पहले उसने दूसरे खजाने के डिब्बों से खोले गए फलों का भी यही असर होता है? क्या बस असर उतना तेज नहीं है? उसे बाद में सिस्टम से पूछना चाहिए। वू बिंग बहुत खुश हुआ और खुशी के आंसू बहाए। ये दिन उसके जन्म के बाद से उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन कहा जा सकता है और उसने सबसे खूबसूरत शब्द सुने थे। उसने राजेश कुमार को प्रणाम किया और कहा, बॉस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन के उपकारक हैं। आप अच्छे हैं। अगर आप मुझे पूर्व जाने के लिए कहेंगे तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन आपका है। राजेश कुमार ने हाथ हिलाया और कहा, इतना बड़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, आपको बस मुझे फिल्मांकन में मदद करनी है। वू बिंग ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, बॉस। राजेश कुमार ने अपना फोन निकाला, क्यू चैट खोला, वू बिंग के सामने रखा और कहा, चलो एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ते हैं। मैं तुम्हें बाद में स्क्रिप्ट भेज दूंगा। वू बिंग ने जल्दी से अपना फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और उसे जोड़ दिया। राजेश कुमार को सिस्टम द्वारा पहले भेजी गई स्क्रिप्ट उसके फोन पर मिल गई और उसने उसे सीधे भेज दिया। ... वू बिंग ने जल्दी से उसे खोला और पढ़ा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और बीच बीच में आश्चर्य से बोल रही थीं। ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? किसी जीनियस ने। यहाँ प्लॉट डिज़ाइन अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये प्लॉट अच्छा है, फिल्मांकन के बाद ये ज़रूर बहुत बड़ी हिट होगी। ... वाह, ये तो और भी शानदार है। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिसने स्क्रिप्ट लिखी है। ... वू बिंग पूरी तरह से स्क्रिप्ट पढ़ने में डूबा हुआ था, जिससे राजेश कुमार एक तरफ अनदेखा रह गया। राजेश कुमार ने अचानक 2 बार खांसी, जिससे सामने वाले व्यक्ति को इशारा मिला कि कोई अभी भी इंतजार कर रहा है। हालांकि वू बिंग स्क्रिप्ट की दुनिया में इतना डूबा हुआ था कि उस छोटी सी आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह लगातार चिल्लाता रहा, कमाल है। ये स्क्रिप्ट जिस तरह लिखी गई है, मैं इस व्यक्ति का भाई बनना चाहता हूँ। ... राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं। तो शायद तुम इसके भाई नहीं बन सकते, ये व्यक्ति पिछली दुनिया में है। राजेश कुमार ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वू बिंग, क्या तुमने पढ़ना खत्म कर दिया? तभी वू बिंग ने राजेश कुमार की बातें सुनी और प्रतिक्रिया दी। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और कहा, बॉस, मुझे माफ़ करना। ये स्क्रिप्ट सचमुच बहुत शानदार है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डूब गया था। राजेश कुमार उदासीनता से कहा, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, क्या इसे फिल्माया जा सकता है? वू बिंग ने उत्साह से कहा, हाँ, इसे ज़रूर फिल्माया जाना चाहिए। बॉस, आप निश्चिंत रहें, इसे मुझ पर छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। राजेश कुमार, मैं बाद में आपको भार्गव के क्यू चैट की सिफारिश करूंगा। अगर आपको पैसों या लोगों की ज़रूरत हो तो आप उनके पास जा सकते हैं। वू बिंग, बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये सब है। आपको बस पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ओह, वह दूसरी पीढ़ी का एक अमीर वारिस है। राजेश कुमार मन ही मन हैरान हुआ। उसने फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा।
चाहे पैसे हो या लोग, मेरी कंपनी का इस्तेमाल करो। मेरी एक मनोरंजन कंपनी भी है। वू बिंग, बॉस, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? निश्चिंत रहें, मैं सारे खर्चों का जिम्मेदार हूं और सारा कमाया हुआ पैसा आपका होगा। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। राजेश कुमार ने फिर भी मना कर दिया। वह चाहता था कि हर कोई ओवरटाइम न करे, पैसा न कमाए। पैसा कमाने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा नौकरियां पैदा करना और ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखना था। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा खजाने के बक्से बनाए जा सकते थे और खजाने के बक्से उत्पादन के नए रास्ते खोल सकते थे, जिससे वह ज़्यादा पैसा कमा सकता था और ज़्यादा लोगों को आज़ादी दे सकता था। यह एक पुण्य चक्र था, इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। राजेश कुमार, ज़रूरत नहीं। मेरे अपने विचार हैं। सीधे भार्गव के पास जाओ, मैं उसे पहले ही बता दूंगा। राजेश कुमार ने वो बिंग के झिझकते चेहरे को देखा और समझ गया कि उसके मन में अभी भी अपना पैसा खर्च करने का विचार है। उसने दृढ़ता से कहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं ये स्क्रिप्ट वापस ले लूंगा और तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। वू बिंग ने जल्दी से अपना फ़ोन सीने से लगा लिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो छीन न लिया जाए, और समझाया, बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़, ये स्क्रिप्ट वापस मत लीजिए। ये इस समय बाजार में मौजूद किसी भी स्क्रिप्ट से ज़्यादा शानदार हैं और ज़रूर बहुत बड़ी हिट साबित होंगी। राजेश कुमार ने उसकी रक्षात्मक मुद्रा देखी और हंसे बिना नहीं रह सके। बोले, ठीक है, मैं इन्हें वापस नहीं लूँगा। अब आप अपना फ़ोन नीचे रख सकते हैं। राजेश कुमार ने आगे कहा, ओह, और एक बात, जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो सभी कर्मचारी, जिनमें कलाकार भी शामिल हैं, और आप भी, दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बिंग थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्होंने उलझन में पूछा, बॉस, ऐसा क्यों? हम इतने कम समय में फिल्म पूरी नहीं कर सकते। कभी हमें दिन में फिल्म बनानी पड़ती है, कभी रात में, इसलिए यह निश्चित रूप से कई दिनों तक चलेगा। राजेश कुमार, मुझे परवाह नहीं कि आप इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। आप समय को समायोजित कर सकते हैं, एक दिन दिन में और दूसरे दिन रात में काम कर सकते हैं, या कोई और तरीका अपना सकते हैं। बात यह है कि यह 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो बिंग को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया, बॉस। राजेश कुमार को डर था कि कहीं वह भी, पहले वाले लोगों की तरह, कोई चाल न चल रहा हो और आज्ञापालन का दिखावा कर रहा हो, इसलिए उसने आगे कहा, यह हमारी कंपनी का सर्वोच्च सिद्धांत है और इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। वू बिंग ने बार बार सिर हिलाकर दिखाया कि वह समझ गया है। बॉस, चिंता मत कीजिए, मैं इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। राजेश कुमार ने उसके गंभीर भाव देखे और महसूस किया कि उसने सचमुच बात को दिल से लगा लिया है, जिससे उसका मन शांत हो गया। फिर वू बिंग ने पूछा, बॉस, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस स्क्रिप्ट को किसने लिखा है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? उन्होंने ये स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार ढंग से लिखी है। राजेश कुमार ने सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। वू बिंग ने कुछ निराश होकर पूछा, बॉस, क्यों नहीं? राजेश कुमार, वह यहाँ नहीं हैं। वू बिंग, ठीक है, बॉस। अगर वह कभी यहाँ आए तो क्या आप मेरी उनसे मुलाकात करा सकते हैं? ऐसा शायद नहीं होगा। राजेश कुमार ने फिर भी लापरवाही से कहा, अगर मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर राजेश कुमार ने भार्गव का क्यू चैट उसे भेजा, जिसमें लिखा था, मैंने आपको उनका क्यू चैट भेज दिया है, उन्हें ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। वू बिंग ने अपना फ़ोन खोला, मैसेज देखा और सीधे फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दिया। उसने कहा, बॉस, मैंने उन्हें पहले ही ऐड कर लिया है। राजेश कुमार ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि हमारी बात हो चुकी है, मैं पहले घर जाऊंगा। उनसे ज़रूर संपर्क करना। वू बिंग, ठीक है, बॉस। आप कहाँ रहते हैं? क्या मैं अपने ड्राइवर से आपको ले जाऊं? राजेश कुमार ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कार है। इतना कहकर राजेश कुमार ने सीधे एक राइड हेलिंग ऐप खोला और एक कार बुलाई। वू बिंग ने कुछ निराश होकर कहा, ठीक है, बॉस, तो मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। राजेश कुमार ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों साथ साथ दरवाजे से बाहर निकले और कार ठीक उसी समय आ गई। राजेश कुमार ने उसे अलविदा कहा। वो बिंग जाती हुई कार को देखता रहा, मन ही मन सोच विचार कर खड़ा रहा। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। 9वीं कंपनी बकवास है। 9वीं कंपनी ने कहा था कि ओवरटाइम नहीं होगा, है ना? ये सब झूठ था। 9वीं कंपनी दिखावा कर रही है। आइए 9वीं कंपनी के उत्थान के बारे में बात करते हैं। क्या कोई सचमुच 9वीं कंपनी के घटिया खेल खेलता है? वीबो के हॉट सर्च पर 9वीं कंपनी के बारे में लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहे थे, लगभग पूरी हॉट सर्च लिस्ट पर छाए हुए थे। अन्य सेलिब्रिटी रेड कारपेट पर गिरना वगैरह कम ध्यान देने योग्य हो गए। कमेंट सेक्शन में असल में कोई भी अच्छी बात नहीं थी, ज़्यादातर 9वीं कंपनी की बुराई की जा रही थी। कोई भी अकाउंट जो सकारात्मक खबर लेकर आता, उसे कई दूसरे अकाउंट्स द्वारा फटकार लगाई जाती।
9वीं कंपनी का आजीवन नफरत करने वाला। हे भगवान, मैं इतने लंबे समय से नफरत कर रहा था और आखिरकार कोई तो समझ रहा है। सच में मैं ही अकेला था जो साफ दिमाग वाला था। इतने लंबे समय तक मेरा संघर्ष बहुत कठिन था। आखिरकार मेरे साथी यात्री मिल गए। शीप ए शीप इज ट्रैश। ऊपर वाले, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी कब से नफरत कर रहा हूँ। धिक्कार है, मुझे बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन अब हम आखिरकार उठ खड़े हुए हैं। कर्मचारी, क्या बकवास है, बेकार कंपनी। मैंने पहले भी उनका बचाव किया था। क्या मजाक है, मैं सच में तंग आ गया हूँ, सब झूठ था। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस कंपनी में आने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या है। लेमन, भ्रम में मत पड़ो, सब झूठ है। मैं 9वीं कंपनी में काम करता हूँ और मैंने कभी ओवरटाइम नहीं किया। लिटिल हेटर, लेमन, उस मैसेज को पोस्ट करने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले? मुझे इस बिजनेस से परिचित कराओ। पांडा इज नॉट ए बेयर। लेमन, क्या तुम 50 सेंट कमाकर खुश हो? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। राजेश कुमार सुबह उठे ही थे, अभी भी सुस्त थे और बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। उसने अपना फोन निकाला, पहले उसे स्क्रॉल करके जागने की योजना बनाई और फिर जब उसे नींद ना आए तब उठना। फोन निकालकर उसने आदतन टिकटॉक ढूंढा, फिर अचानक उसे याद आया कि यह तो कोई और ही दुनिया है और छोटे वीडियो का कॉन्सेप्ट तो अभी तक था ही नहीं। ये थोड़ा निराशाजनक था, इसे भी एजेंडे में शामिल करना जरूरी था। उसे भार्गव से जल्दी से इस पर काम करवाना था, वरना सुबह उठने पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आखिरकार उसने वेबो खोलने का फैसला किया, ये देखने के इरादे से कि हाल ही में क्या नया हो रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या बकवास है, ये हॉट सर्च। उनकी कंपनी ने किसे नाराज किया? उन्हें इस तरह कैसे निशाना बनाया गया? राजेश कुमार गहरी सोच में पड़ गए। क्या उन्होंने हाल ही में किसी को नाराज किया था? शायद नहीं, है ना? वह ज्यादा बाहर भी नहीं गए थे। उन्होंने अपना फोन निकाला और भार्गव का क्यू मैसेज देखा। राजेश कुमार, क्या आपको कारण पता चला? क्या हो रहा है? मैं कैसे जाग गया और पाया कि पूरा इंटरनेट हमें निशाना बना रहा है। राजेश कुमार अपना फोन रख पाते उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक मैसेज आया। भार्गव, बॉस, मुझे वो मिल गया है और हम जनसंपर्क का काम संभाल रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, यही हमें बदनाम कर रहा है। कुछ देर बाद उधर से एक और वीडियो आया। राजेश कुमार ने वीडियो खोला, कवर पर एक बहुत ही थका हुआ युवक दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता था। उसने प्ले बटन दबाया और अंदर से सिर्फ उस युवक की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ थोड़ी थकी हुई और थकी हुई थी, लेकिन बात विस्फोटक थी। नमस्ते नेटिजन्स, मैं 9वीं कंपनी के गेम विभाग का एक कर्मचारी हूँ। आपके निजी समय में खलल डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे यहाँ आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करने में मेरी मदद कर सकते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को 9वीं कंपनी के बारे में बता सकते हैं। ये कंपनी जो ऊपर से एक तरह से काम करती है और पर्दे के पीछे एक अलग तरह से। उनके तरीके बेहद घिनौने और घिनौने हैं। मैं अब और नहीं चल सकता। मैंने कई बार रात भर जागकर काम किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे माता पिता, अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इस पर उसकी आवाज़ रुंधने लगी और भारी होने लगी। इस बार मैंने उनके लिए, अपने लिए और आपके लिए भी, जो लगातार ओवरटाइम कर रहे हैं और स्क्रीन के सामने देर रात तक जाग रहे हैं, खड़ा होने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई 9वीं कंपनी का असली चेहरा देख पाएगा। मुझे उम्मीद है कि 9वीं कंपनी के और कर्मचारी मेरी तरह 9वीं कंपनी के खिलाफ लड़ने, उसे दिवालिया बनाने और उसे फिर से हम पर अत्याचार करने से रोकने के लिए खड़े होंगे। इस समय उसने मेज से एक कागज निकाला, कैमरे के सामने रखा और आगे बोला, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। इस कागज पर इस महीने का मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 10 बजे काम पर आना और शाम 6 बजे समय पर निकल जाना। ऊपर से तो सब साफ सुथरा दिखता है, कोई ओवरटाइम नहीं होता, लेकिन असल में क्या ये कंपनी वाकई उतनी अच्छी है जितना तुम सोच रहे हो? दरअसल ये सब झूठ है, 9वीं कंपनी का दिखावा है। हमारी कंपनी का ओवरटाइम वाकई बहुत गंभीर है। कंपनी में जल्दी आने और देर से जाने का क्या मतलब है? क्या घर पहुंचकर भी हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता? इस समय उसने एक और कागज निकाला जिस पर कुछ चैट लॉग थे। सभी लोग कृपया ये चैट लॉग देखें। ये मेरे घर से काम करने के असली सबूत हैं। आप समय देख सकते हैं, ये सब काम के घंटों के बाद का है। यहाँ तक कि सुबह 3 या 4 बजे भी बातचीत होती है। तो क्या समय पर काम खत्म करने का मतलब वाकई ओवरटाइम नहीं है? सबने सचमुच गलतफहमी की है, ये सब झूठ है।
जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको जो काम करना है वह अभी भी वहीं पड़ा रहता है, और जो काम आपको पूरे करने हैं वे अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं। 9वीं कंपनी यह सिर्फ ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊपरी तौर पर कहती है। आखिरकार अब सबका ओवरटाइम काम बहुत गंभीर है, और बस यही एक साफ धारा की तरह सबकी आंखों के सामने आता है। हर कोई इसे देखने, जानने और समझने जाएगा। इस तरह उनकी कंपनी अपने असली लक्ष्य को हासिल करती है, जो कि उनके बनाए गेम्स के बारे में सबको बताना है। और पिछले चार्जिंग मॉडल के उलट उनके सारे गेम्स मुफ्त हैं। आप अनलॉक करने के लिए शेयर कर सकते हैं या अनलॉक करने के लिए विज्ञापन देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सब लोग, ज़रा सोचिए, क्या उनके गेम्स वाकई मज़ेदार हैं? क्या वे दिलचस्प हैं? उदाहरण के लिए शीप को ही लीजिए। क्या उन्हें यकीन है कि वे सबके साथ बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्या वह तथाकथित दूसरा स्तर सचमुच पास हो सकता है? क्या वाकई हर दूसरे स्तर का कोई हल है? ये बहुत मुश्किल है ना? उन्होंने गेम लिखते समय सुलझने की संभावना पर भी विचार नहीं किया। कई बार गेम सुलझ ही नहीं पाता। ये बस यही चाहता है कि आप बार बार शेयर करें, विज्ञापन देखें। ये सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और उपयोगकर्ता के वास्तविक अनुभव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। क्या इस गेम को खेलते हुए किसी ने सचमुच अपने दिल में एक बार भी कोसा नहीं? बाकी गेम भी मूलतः यही चाल चलते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा, ज़्यादा लोगों को इसे देखने देगा, ज़्यादा लोगों को सच्चाई समझने देगा और अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये कंपनी वाकई अपने कर्मचारियों के साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करती। इस पर वह खड़ा हुआ और कैमरे के सामने झुककर प्रणाम किया। आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी और ज़्यादा सहयोग देंगे और ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि 9वीं कंपनी में जो लोग अभी भी धोखा खा रहे हैं वे भी खड़े होकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे और लोगों को जाल में न फंसने दें। राजेश कुमार भावशून्य चेहरे के साथ पूरा वीडियो देखते रहे। अगर कोई उनसे पूछता अब आप इसे कैसे देखते हैं, तो वे बस एक ही बात कहते, मैं बैठा देख रहा हूँ। उन्होंने चैट हिस्ट्री की रुकी हुई स्क्रीन पर नज़र डाली और गहरी सोच में डूब गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोई अब भी उनकी पीठ पीछे उन्हें परेशान कर रहा है? क्या उन्होंने उन्हें इतनी बार चेतावनी नहीं दी थी? भार्गव उनकी पीठ पीछे परेशान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वे उन्हें दोबारा पीठ में छुरा नहीं मारेंगे। जब उन्होंने यह वीडियो देखा तो उनका पहला विचार ये था कि कहीं कोई पर्दे के पीछे से तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उन्होंने पहले भी ऐसा अनुभव किया था। नहीं, कहना चाहिए कि यह ऐसा अनुभव है जो हर कर्मचारी को होता है। आप काम से छुट्टी तो लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। काम के बाद आपको अपना कंप्यूटर घर ले जाना होता है और किसी भी समय संदेशों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होता है। उन्हें याद आया, एक बार उन्हें एक संदेश का जवाब देने में थोड़ी देर हो गई थी और उनके बॉस ने मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया, उन्हें डांटा और उन्हें एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपना फ़ोन निकाला और भार्गव को एक मैसेज भेजा। राजेश कुमार, वीडियो में उसने जो भी बातें कहीं वे सब फर्जी हैं, है ना? भार्गव, बॉस, इसमें कुछ सच है और कुछ झूठ। मैंने पहले ही लोगों से इसकी पूरी जांच करवा ली है। उस समय उनके पास कुछ ज़रूरी ऑनलाइन समस्याएं थीं और उन्होंने घर पर ही उन्हें ठीक करने में समय बिताया। भार्गव, हालांकि उस समय ओवरटाइम के घंटे सामान्य वेतन से 3 गुना ज़्यादा होते थे और उस समय उन्हें अगले दिन की छुट्टी भी मिलती थी, इसलिए उन्हें कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। राजेश कुमार, क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक से लागू किया गया था? नीचे कोई चालाकी नहीं कर रहा है ना? उसे भार्गव पर ज़्यादा भरोसा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि नीचे के नेता परेशानी खड़ी करेंगे। कहते हैं न कि नर्क के राजा को देखना आसान है, लेकिन छोटे शैतानों से निपटना मुश्किल है। क्या उनके पिछले जीवन में लागत कम करने, कार्यकुशलता बढ़ाने और खर्चों में कटौती करते हुए राजस्व बढ़ाने की बातें नहीं होती थीं? एचआर बॉस के सामने एक गुलाबी तस्वीर पेश करता था, ये कहते हुए कि छंटनी से कंपनी का बहुत पैसा बच सकता है। नतीजतन पुराने कर्मचारी चले गए और नए नियुक्त कर्मचारी व्यवसाय से अनभिज्ञ थे, जिससे एक के बाद एक ऑनलाइन समस्याएं पैदा हुईं। क्या वह एक राइड हेलिंग सॉफ्टवेयर इसका एक उदाहरण नहीं था? इसे रातों रात ठीक नहीं किया गया, जिससे लेन देन की मात्रा में अरबों का नुकसान हुआ। उन्हें ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को खुश करना पड़ा। बाद में उन्होंने प्रत्येक उपयोगकर्ता को 10 युआन का कूपन भी दिया। बस इतना ही। ये तो खाने की डिलीवरी वाले लाल पैकेट जितना भी अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी, सचमुच बिना किसी ईमानदारी के। राजेश कुमार, उसने अपना सिर हिलाया, इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। बेहतर होगा कि पहले मौजूदा समस्या का समाधान किया जाए। भार्गव ने भी उसके संदेश का उत्तर दिया। भार्गव, इसकी पुष्टि हो चुकी है और इसे लागू भी कर दिया गया है।
यह उनके वेतन कार्ड में जमा हो चुका है। मैंने संबंधित लोगों से भी सलाह ली और बाकी सभी को यह मिल गया। राजेश कुमार, यह अच्छी बात है कि स्थिति सही है, बाकी आप पर निर्भर है। लड़ाई शुरू हो। भार्गव, समझ गया बॉस। निर्देश देने के बाद राजेश कुमार ने अपना फोन बंद कर दिया। उसे भार्गव पर भरोसा था, ये मामले उसके लिए कोई समस्या नहीं थे। वेबो पर नौवीं कंपनी की कुछ सकारात्मक पोस्ट और वीडियो जारी होने लगे। हालांकि प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं लगी। लव ईटिंग टोमेटोज वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मेरा सहकर्मी है। वह बकवास कर रहा है। ये लगातार ओवरटाइम नहीं है। कंपनी ने ओवरटाइम का भुगतान किया और उन्हें अगले दिन कंपनी में नहीं जाना पड़ा। लिटिल हेटर एट लव ईटिंग टोमेटोज, आपने कितने पैसे लिए? आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? बस मुझे बताएं, ओवरटाइम था या नहीं? ओवरटाइम वेतन, मुझे आपकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं और मुझे कभी नहीं पता चला कि ओवरटाइम वेतन क्या होता है। नौवीं कंपनी का काला प्रशंसक एट लव ईटिंग टोमेटोज, आपकी मां मर गई, आप क्या हैं? आप अभी भी कहते हैं कि कंपनी में कोई समस्या नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? भाड़ में जाओ, पूंजीवादी भागते कुत्ते। ... इंटरनेट पर गर्मागर्म बहस चल रही थी। लगभग किसी को भी विश्वास नहीं था कि नौवीं कंपनी एक अच्छी चीज है। एक तरफ एक बड़ी कंपनी थी और दूसरी तरफ एक व्यक्ति था। अगर नेटिजन्स को एक पक्ष चुनना होता तो निश्चित रूप से कोई भी कंपनी पर विश्वास नहीं करता। जो लोग कंपनियों में काम कर चुके थे वे इन कंपनियों की चालों को समझते थे। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। भार्गव लगातार ऑनलाइन जनमत पर नजर रखते थे और जब उन्हें एहसास हुआ कि पोस्ट करना बेकार है तो उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया। उन्होंने एक फ़ोन किया और पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो अपलोड करने के निर्देश दिए। वे माहौल बनाने के लिए तैयार थे। ... वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय बाद नौवीं कंपनी और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। वीबो नौवीं कंपनी के बारे में चर्चाओं से भरा था। हालांकि यह नकारात्मक लोकप्रियता थी। नकारात्मक लोकप्रियता तो लोकप्रियता ही होती है। नौवीं कंपनी के स्पष्टीकरण वीडियो या यूं कहें कि प्रचार वीडियो में स्पष्टीकरण का एक शब्द भी नहीं था। बात सिर्फ इस बारे में थी कि उनकी कंपनी में ओवरटाइम नहीं होता और कितनी छुट्टियां होती हैं। जब यह वीडियो रिलीज हुआ तो इंटरनेट पर तुरंत गालियों की बाढ़ आ गई। तुम कमीनों, नौवीं कंपनी ने तुम्हें क्या लाभ दिए? तुम उनकी ऐसी प्रशंसा कैसे कर सकते हो? क्या वे इसके लायक हैं? न केवल वे कर्मचारियों का शोषण करते हैं बल्कि वे खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, ये कहकर कि उनके पास ओवरटाइम नहीं है। यह अच्छा लगता है लेकिन ये कुछ भी नहीं है। सचमुच कचरा, धिक्कार है। क्या तुम इतने कम पैसे के लिए झूठ बोलोगे? क्या तुम्हें कोई शर्म है? घटिया लोगों, यहाँ से चले जाओ। तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो। धिक्कार है। मैं वास्तव में तुम्हें कुचल देना चाहता हूँ। धिक्कार है। मैं नौवीं कंपनी में काम करता हूँ और यह वास्तव में अच्छा है। मैंने कभी ओवरटाइम नहीं किया। पहले जब मैंने ये वीडियो देखे तो मुझे ईर्ष्या हुई, लेकिन अब ये सचमुच घिनौना है। भेड़ का सिर लटकाकर कुत्ते का मांस बेचने जैसा। ... कभी कभार लिपापोती करने की एक दो कोशिशें गालियों में दब गईं। भार्गव अपने दफ्तर में शांति से बैठा, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं। वीबो देख रहा था। सब कुछ नियंत्रण में था। भार्गव अपने कार्यालय में चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उन्हें पता था कि जनमत की यह लड़ाई रातों रात नहीं जीती जा सकती। अपने विरोधियों को हराने के लिए और अधिक रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अब सिर्फ वीडियो जारी करना ही स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था और अधिक लक्षित उपायों की आवश्यकता थी। भार्गव जानते थे कि जनमत के इस तूफान में केवल सक्रिय कार्रवाई और वास्तविक प्रमाणों के जरिए ही वह स्थिति को मोड़ सकते थे। उन्होंने शांति से अपनी अगली रणनीति पर विचार किया और एक व्यापक और प्रभावी योजना तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले भार्गव ने ऑनलाइन शंकाओं और आलोचनाओं का जवाब देने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कंपनी की टीम के साथ मिलकर काम किया, विभिन्न आलोचनाओं के मुख्य बिंदुओं की पहचान की और विस्तृत और प्रभावशाली स्पष्टीकरण और सहायक सामग्री तैयार की। भार्गव का मुद्दों से बचने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हर दृष्टिकोण का जवाब देने का फैसला किया। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भार्गव ने कुछ निष्पक्ष तृतीय पक्ष संगठनों या पेशेवर मीडिया को जांच और रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नौवीं कंपनी के बारे में जनता की समझ वस्तुनिष्ठ और सच्ची हो। इससे अफवाहों और भ्रामक आवाज़ों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा और ज़्यादा लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। साथ ही भार्गव ने कर्मचारी लाभ और कार्य वातावरण को बेहतर बनाने के प्रयासों को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने एक आंतरिक बैठक आयोजित की जिसमें कर्मचारियों से सीधे संवाद किया गया और उनकी ज़रूरतों और सुझावों को सुना गया।
इस प्रतिक्रिया के आधार पर भार्गव बेहतर कल्याणकारी लाभ और एक अच्छा कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए और अधिक विशिष्ट नीतियां और योजनाएं तैयार करेंगे, जिससे कर्मचारियों को कंपनी की देखभाल और सम्मान का वास्तविक एहसास हो। इसके अलावा भार्गव ने नौवीं कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी और मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक जन कल्याणकारी गतिविधि शुरू करने का भी फैसला किया। वह इस गतिविधि को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और कर्मचारियों व समुदाय के निवासियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए मीडिया और सामाजिक मंचों की शक्ति का लाभ उठाएंगे। इस तरीके से वह कंपनी के बारे में जनता की धारणा बदलने की उम्मीद करते थे, जिससे लोगों को यह एहसास हो कि नौवीं कंपनी न केवल एक लाभ कमाने वाला उद्यम है, बल्कि एक ऐसा संगठन भी है जो समाज को सक्रिय रूप से योगदान देता है। साथ ही भार्गव ने यह भी महसूस किया कि आलोचना को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को उद्योग के आदान प्रदान और सहयोग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया, जिससे उद्योग में कंपनी की दृश्यता और प्रतिष्ठा बढ़े। कंपनी की पेशेवर क्षमताओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन करके भार्गव को उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौवीं कंपनी को फिर से पहचानेंगे और समझेंगे। जैसे जैसे भार्गव ने धीरे धीरे इन योजनाओं को लागू किया, जनता की राय बदलने लगी। कुछ निष्पक्ष नेटिजन्स ने भार्गव द्वारा किए गए सुधारों और कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों को देखकर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। इस बीच तीसरे पक्ष के संगठनों और पेशेवर मीडिया की जांच और रिपोर्टों ने धीरे धीरे सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया, जिससे ज़्यादा लोगों को एहसास हुआ कि नौवीं कंपनी वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। भार्गव के नेतृत्व में नौवीं कंपनी ने धीरे धीरे जनता का विश्वास हासिल किया। कंपनी के सुधार उपायों का समर्थन और स्वीकृति देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें उठने लगीं और पिछली आलोचनाएं और आरोप धीरे धीरे कम होते गए। ये सब भार्गव की गणनाओं के साथ साथ पूरी टीम के प्रयासों और समर्पण का परिणाम था। जनमत को बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन दृढ़ निश्चय और सक्रिय कार्रवाई के जरिए भार्गव ने नौवीं कंपनी की प्रतिष्ठा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ऑनलाइन जनमत को बदलते देख भार्गव ने फ़ोन करके उन्हें अंतिम तुरुप का पत्ता जारी करने और जनमत पर पलटवार करने का निर्देश दिया। जब भार्गव ने देखा कि ऑनलाइन जनमत धीरे धीरे बदल रहा है, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यही समय है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन उठाया और दृढ़ स्वर में निर्देश दिए, इस मनोरंजन की लड़ाई को जीतने के लिए अंतिम तुरुप का पत्ता वीडियो तुरंत जारी करें। आगे की सिफारिशें भी व्यवस्थित करें, ये हमारे खेल को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। उनकी आवाज़ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी थी, मानो उन्होंने जीत की सुबह पहले ही देख ली हो। भार्गव का आदेश मिलते ही उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई और एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए जनमत पर पलटवार की योजना बनाने लगी। उन्होंने सोशल मीडिया, समाचार माध्यमों और ऑनलाइन फोरम सहित विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने रुख को सही साबित करने के लिए कई प्रभावशाली सबूत और दृष्टिकोण जारी किए। जनमत का ये पलटवार पूरे जोरों पर था, जिसमें विभिन्न ताकतें शामिल होकर अंतहीन बहस कर रही थीं। हालांकि भार्गव और उनकी टीम ने लगातार अपना धैर्य और तार्किकता बनाए रखी, तथ्यों और तर्कों का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों के विचारों का खंडन किया, जिससे लोगों को मुद्दे के सार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग भार्गव के दृष्टिकोण से सहमत होने लगे और उनके खेमे में शामिल हो गए। अंततः इस भयंकर जनमत के टकराव में भार्गव और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक ज्वार को मोड़ दिया और जीत हासिल की। इससे पर्दे के पीछे वालों के लिए और अधिक छिपना असंभव हो गया, जिससे वे जनता के सामने उजागर हो गए। वेइबो पर नेटिजन्स नए जारी किए गए सबूतों को देखकर गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने सभी ने अपने युद्ध कीबोर्ड निकाले और उस व्यक्ति पर डॉक्सिंग हमले शुरू कर दिए जिसने नौवीं कंपनी का पर्दाफाश किया और वह वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने सभी ने अपनी जेबों से अपने युद्ध कीबोर्ड निकाले, जैसे तेज तलवारें चलाने वाले योद्धा, और नौवीं कंपनी का पर्दाफाश करने वाले रहस्यमय व्यक्ति पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। छोटा पांडा, मुझे अब ये गपशप समझ में नहीं आती। तुम सब क्या कर रहे हो? बस आंख बंद करके बकवास कर रहे हो, है ना? इतनी अच्छी कंपनी है, वहां रहने के बजाय वे परेशानी पैदा कर रहे हैं। झेंजियांग दी, मैंने पहले क्या कहा था भाइयों? अब से बस मेरा अनुसरण करो। किसी भी गपशप पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। ऑनलाइन सब कुछ नकली है, बस इसे देखो और आगे बढ़ो। मैं एक विरोधी हूँ, लिटिल पांडा। अब आप जानते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति होने का नाटक कैसे किया जाता है, लेकिन आप पहले क्या कर रहे थे? मुझे याद है कि आप तब काफी भयंकर रूप से कोस रहे थे। कचरा, एमडी, इतनी अच्छी नौकरी, अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे मुझे दे दें। आप कंपनी पर झूठा आरोप भी लगाते हैं, लगभग हमें इतनी अच्छी कंपनी के बारे में गलत बताते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए वेतन स्टब और क्लॉक इन रिकॉर्ड को देखें। आप तो काम पर भी नहीं गए, तो आपने समय पर क्यों काम किया? बहुत नाराज, बहुत नाराज। आप सचमुच अमानवीय हैं। आपको पहले खुद पर विचार करना चाहिए। आपके बैंक खाते में पैसे रहस्यमय तरीके से कहां से आए?
आप लोग अपने पर्दे के पीछे के संदिग्ध सौदों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? क्या इतनी अच्छी कंपनी जिसमें ओवरटाइम की आवश्यकता नहीं है, आपके पूंजीवादी हितों को छू गई? इस कंपनी को मारने के लिए इतने उत्सुक? झेंजियांग दी एट बहुत नाराज भाई, नाराज मत हो। क्या आपने उनकी ताज़ा खबर नहीं देखी है? इसके पीछे आर्कटिक बेयर स्टूडियो का बॉस है। वह पहले 9वीं कंपनी द्वारा नष्ट किए जाने से सहमत नहीं था, इसलिए उसने उन्हें बदनाम करने के लिए लोगों को खोजने में बहुत पैसा खर्च किया। यह आदमी, यह एक बात है कि वह अच्छे काम नहीं करता है। सो एनॉर्ड, ओह माय, तो यह आर्कटिक बियर स्टूडियो है। ये बहुत सामान्य है। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि वह 9वीं कंपनी को निशाना बनाएगा। 9वीं कंपनी पहले ही उन्हें दिवालिया होने का कारण बना चुकी है, इसलिए अगर वे जवाबी कार्रवाई करते हैं तो क्या होगा? कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है। झेंजियांग दी एट सो एनॉर्ड, भाई आप वास्तव में किसकी तरफ हैं? आप दूसरे पक्ष द्वारा भेजे गए अंडरकवर एजेंट नहीं हैं, है ना? आप उनके लिए क्यों बोल रहे हैं? हालांकि उनके प्रश्न का उत्तर दूसरे पक्ष ने कभी नहीं दिया। भार्गव अपने कार्यालय में अकेले बैठे थे, ऑनलाइन जनता की राय को उड़ते हुए देख रहे थे और वह संतुष्टि से मुस्कुराए। उन्होंने फिर से फोन उठाया और निर्देश दिया, समय आ गया है, प्रचार शुरू करें। 10 साल बाद राजेश कुमार एक व्यावसायिक इमारत में खड़े होकर नीचे के नज़ारे को निहार रहे थे। सब कुछ बदल गया था, फिर भी कुछ नहीं बदला था। उन्हें इन वर्षों में हुई गतिविधियों की याद आ रही थी, गेमिंग, खानपान, मनोरंजन, कृषि, ऑफलाइन व्यवसाय वगैरह। छोटे से लेकर बड़े तक, लोगों के मनोरंजन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक। उनका व्यापारिक साम्राज्य पूरा हो चुका था, अब वे निर्विवाद रूप से सबसे अमीर आदमी थे। ये कहा जा सकता है कि वास्तव में उनकी कंपनियां लोगों के भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन, मनोरंजन और बाकी सभी चीज़ों में शामिल थीं, या यहाँ तक कि उन पर एकाधिकार भी रखती थीं। उनकी राय अब बेहद महत्वपूर्ण थी, वे कई लोगों के जीवन का फैसला करते थे। दस्तक, दस्तक, दस्तक। जब वे अभी भी अपने बीते वर्षों के जीवन को याद कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश कुमार ने खुद को संभाला और गहरी आवाज में कहा, अंदर आइए। भार्गव दरवाजे के बाहर से अंदर आए और उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, बॉस, 3 दिन काम, 4 दिन छुट्टी वाली शिफ्ट योजना जारी कर दी गई है और अगले हफ्ते लागू होने की उम्मीद है। राजेश कुमार ने संतोष से भार्गव की ओर सिर हिलाया और कहा, समझ गया। तुम व्यस्त हो जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। भार्गव ने सहमति में सिर हिलाया, समझ गया बॉस। जैसे ही भार्गव दरवाजे से बाहर निकला, राजेश कुमार के मन में व्यवस्था की आंतरिक आवाज गूंजी। मेजबान, ड्रैगन कंट्री ने अब सभी नागरिकों के लिए कोई ओवरटाइम नहीं हासिल किया है। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करना चाहते हैं, सभी लोगों को आज़ाद करना चाहते हैं और सभी के लिए कोई ओवरटाइम नहीं हासिल करना चाहते हैं? राजेश कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस ड्रैगन कंट्री के लोगों को आज़ाद करना चाहता हूँ। वह इतना महान नहीं था। रोहन को पूर्व डाकुओं के एक समूह को आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सभी आज़ाद हो जाते तो उत्पादन कौन करेगा? जिसके पास ज़्यादा मजबूत मुट्ठी और मजबूत तकनीक होती, यही कठोर सत्य था। उसकी मदद से ड्रैगन कंट्री तकनीक और हथियार दोनों में पहले से ही बहुत आगे थी। अगर दूसरे देश 1000 साल और भी पीछा करें तो भी वे उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होस्ट, अगर आप सिस्टम टास्क पूरा नहीं करते तो आपको आखिरी रहस्यमय उपहार पैकेज नहीं मिलेगा। राजेश कुमार ने हल्की सी आह भरी, अगर मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमेशा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। उसने यह उपहार पैकेज न लेने का फैसला किया और अगर उसने टास्क पूरा कर लिया तो सिस्टम उससे अपना कनेक्शन भी तोड़ सकता था। उसने इस दुनिया में ड्रैगन कंट्री के लोगों को पहले ही आज़ाद कर दिया था और यही काफ़ी था। वे कम से कम और आराम से काम कर सकते थे और ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। रोहन, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा पैसे देने से उसकी कमाई कम हो जाएगी। पैसा, ये चीज़ तभी पैसा बनती है और इसका मूल्य तब होता है जब ये प्रचलन में आता है। अगर यह सब सिर्फ उसके हाथों में जमा होता तो इसका क्या मतलब था? ये तो बस एक संख्या थी। रोहन ऊंची तनख्वाहों के जरिए कर्मचारियों को पैसा बांटता था, वे उसके लिए काम करते थे और कम ओवरटाइम और काम के घंटे होने के कारण उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा समय और पैसा होता था। और उसके उद्योग पूरे देश में फैले हुए थे, इन उद्योगों के जरिए पैसा कमाते हुए, एक बंद लूप का निर्माण करते हुए। न तो उसके पास पैसे की कमी थी, न ही उनके पास। यही काफ़ी था। राजेश कुमार ने आखिरकार एक सवाल पूछा जो उसने लंबे समय से अपने दिल में दबा रखा था, सिस्टम, इतना समय हो गया है, तुम्हारा व्यक्तित्व और बोलने का तरीका क्यों बदलता रहा है? होस्ट, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर राजेश कुमार थोड़ा उलझन में पड़ गए। सिस्टम क्या कह रहा था? वह बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे।
ये कैसे संभव था? उन्हें जुड़े हुए लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। राजेश कुमार ने असमंजस में पूछा, सिस्टम, क्या तुम गंभीर हो? मैं हमेशा आंतरिक प्रतिस्पर्धा के खिलाफ रहा हूं, तो तुम क्यों कहते हो कि मैं शामिल हूं? कौन लगातार सिस्टम से तरह तरह के सवाल पूछ रहा है? कौन देर रात तक जागता है, सोता नहीं है, सिर्फ सिस्टम से लॉटरी निकालने के लिए? कौन पूरे दिन और पूरी रात लगातार सिस्टम को परेशान करता है? ... इन सवालों ने राजेश कुमार को स्तब्ध कर दिया। तो वह शामिल था। राजेश कुमार, क्या सिस्टम ओवरटाइम भी नहीं करता? अनुमान लगाओ कि मुझे ओवरटाइम से इनकार करने वाला सिस्टम क्यों कहा जाता है? ... राजेश कुमार, तो आपका व्यक्तित्व क्यों बदलता रहा है? आप बहुत ज्यादा शामिल हैं। इस नौकरी के लिए आवेदन करने वाले सभी सिस्टम आलसी मछली थे जो चुपचाप पड़े रहना चाहते थे। जब आपने बहुत सारे सवाल पूछे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काश मैं जा पाता। मुख्य सिस्टम ने मुझे धोखा दिया और एक स्थायी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे इसे समाप्त करने के लिए आपका आदेश पूरा करना होगा। ये लगभग दांत पीसते हुए कहा। राजेश कुमार ने उसकी आवाज़ में कुछ गुस्सा सुना। राजेश कुमार ने पूछा, तो फिर तुमने पहले इतना ज्यादा होशियार न होने का नाटक क्यों किया? तुम सिस्टम के जवाब देने से पहले। राजेश कुमार ने खुद से कहा, मैं समझ गया। अब मैं तुम्हें रात में परेशान नहीं करूंगा। ये सबसे अच्छा होगा। राजेश कुमार, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह।